आज हम चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन और बिंदुसार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह के सम्राट थे, तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है वो 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व रहा। अपनी मृत्यु के कुछ समय पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि के साथ, भद्रभाऊ के साथ दक्षिण के श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वहीं इनकी मृत्यु होती है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उन्होंने विपरीत परिस्थिति में न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, अपितु एक कुशल प्रशासक, कुशल सेना नायक के रूप में शासन किया। तो जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महत्वाकांक्षी शासक रहे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बने उस समय इनकी जो परिस्थितियां थी, इनके परिवार की जो स्थिति थी वो दयनीय थी। न उनके पास कोई राज्य था, न सेना थी, न कोई अन्य साधन था। लेकिन फिर भी ये एक विशाल साम्राज्य की नींव डालने में सफल हुए। इसका कारण ये था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य में महत्वाकांक्षा थी और महत्वाकांक्षा के साथ साथ वो साहसी और वीर थे और अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए वो स्वाभिमान, उत्साह, लगन से कार्य करते रहे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सफलताएं थी वो हमें बड़े बड़े सम्राटों की याद दिलाती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महत्वाकांक्षी शासक थे, अपितु एक कुशल सैनिक थे, योद्धा थे, सेना नायक थे। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था कि सैनिक उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे और सैनिक योग्यता के कारण ही उन्होंने पंजाब और सिंध से यूनानियों को बाहर निकाला, नंदों का विनाश किया, सेल्यूकस जो थे उनको पराजित किया और न केवल पराजित किया अपितु भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं थी, भारत का जो साम्राज्य विस्तार था, वो भारत के बाहर भी प्रसारित किया। और उनकी सेना जो थी न केवल अपनी विशालता के कारण जानी जाती थी, अपितु सेना की सुसंगठितपन, सेना का श्रेष्ठ स्वशासन अपने आप में अतुलनीय था और चारों ओर प्रतिष्ठित था। और कोई भी शासक लंबे समय तक भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की प्रसिद्धि के कारण ही। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य एक दक्ष कूटनीतिज्ञ थे। सिकंदर से उन्होंने मुलाकात की थी। सिकंदर से मुलाकात के बाद जब वो असफल हो गए थे तो उन्होंने पंजाब और सिंध में अपनी कूटनीतिज्ञता से परिचय देते हुए वहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनका सहयोग प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य कुशल प्रशासक भी थे और उनके प्रशासन जो था वो अपने आप में अतुलनीय था, सुसंगठित था और इसीलिए उनकी श्रेष्ठ शासन पद्धति के कारण ही उनके साम्राज्य में शांति बनी रही। और मेगास्थनीज ने तो खुले रूप से लिखा कि यहाँ के लोग न्यायालयों का मुँह जो है वो बहुत कम देखते थे
और उनकी जो धन संपत्ति है वो एक तरह से असुरक्षित छोड़कर इधर उधर आते जाते रहते थे। तो इससे ये पता पड़ता है कि उस समय में शासन व्यवस्था के प्रति लोगों का कितना विश्वास होगा, शासन व्यवस्था जो है वो कितनी श्रेष्ठ होगी कि जिसमें सब लोग जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। इन सभी गुणों के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य एक कला प्रेमी थे और इनकी कला प्रियता, विद्यानुरागिता, मैगजीन्स के जो वर्णन है, राजमहल का जो उन्होंने वर्णन किया है उससे पता पड़ती है। चंद्रगुप्त मौर्य धार्मिक सहिष्णु भी रहे क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया। अंतिम समय में वे जैन धर्मावलंबी बन गए, जैसा कि जैन ग्रंथों से पता पड़ता है। लेकिन कहीं भी उन्होंने किसी धर्म के प्रति अमानवीयता या असहिष्णुता की नीति अपनाई, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो जहाँ हम चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने योग्यता के बल पर ही, धैर्य के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर, दृढ़ निश्चय के बल पर, साहसिकता और वीरता और महत्वाकांक्षा के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। अब आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी जो थे वो बिंदुसार थे। बिंदुसार का जो शासनकाल है वो 25 वर्ष माना जाता है और इन्होंने 298 ईस्वी से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। यूनानी लेखक इन्हें अमित्रोचेटस आदि के नाम से पुकारते हैं। पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें बिंदुसार के नाम से पुकारा गया है। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार के नाम से पुकारा गया है। राजा बलि कथा में सिंहसेन के नाम दिया गया है। इनकी माता का नाम जो है वो जैन ग्रंथों के अनुसार दुर्धरा था और पत्नी का नाम महावंश टीका के अनुसार धम्मा था। अशोकावदान में इनकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी भी बताया जाता है और ऐसा लगता है साक्ष्यों के आधार पर कि बिंदुसार की कई रानियां रही होंगी और इसीलिए अशोक जो है उन्हें अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का संघर्ष लड़ना पड़ा था। चाणक्य बिंदुसार के भी महामंत्री रहे, इसकी पुष्टि अनेक साक्ष्यों से होती है, जिनमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, तारानाथ का विवरण मुख्य हैं। मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के समय बिंदुसार जो है वो कम उम्र के थे, परंतु इनकी इस बात की पुष्टि अन्य किसी साक्ष्य से नहीं होती। अब बिंदुसार की उपलब्धियां क्या रही, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि दक्षिण विजय जो है वो बिंदुसार के द्वारा की गई, लेकिन ये संभव नहीं लगता। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय दक्षिण में बीता था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि दक्षिण विजय जो है वो चंद्रगुप्त के द्वारा ही कर ली गई थी। बिंदुसार के पड़ोसी विदेशी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। सीरिया के सम्राट अंतियोक प्रथम के साथ उनके गहरे संबंध थे, इसका प्रमाण मिलता है। अंतियोक ने बिंदुसार के दरबार में डेमाकस
नामक राजदूत भी भेज रखा था। इसी तरह मिस्र शासक टॉलमी फिलाडेल्स ने भी डायनीसियस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के पास भेजा था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह हुआ, उन्होंने अशोक को भेजा, अशोक ने विद्रोह को शांत कर दिया। उनके अंतिम दिनों में फिर तक्षशिला में विद्रोह हुआ जिसमें उन्होंने सुशुम को भेजा, लेकिन सुशुम जिनका नाम सुमन भी किसी किसी ग्रंथ में मिला है, असफल हुए। उसके बाद फिर अशोक को भेजा गया और अशोक ने उस विद्रोह को शांत किया और इस घटना के बाद बिंदुसार की मृत्यु हो गई और बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक जो हैं वो मौर्य साम्राज्य के शासक बने। लेकिन अशोक का राज्यारोहण जो है वो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, साक्ष्यों के अनुसार बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के पश्चात हुआ और इस 4 वर्षों में हो सकता है अशोक ने अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का संघर्ष लड़ा हो, युद्ध लड़ा हो।